नमस्कार दोस्तों, मैं खेत सिंह राठौड़ B2H क्लासेस फ्रॉम बेसिक टू हाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो कि शॉर्ट नोट्स पे आधारित रहेगी। हमने पिछली बार इसका भाग प्रथम देखा था, जिसके अंतर्गत हमने संविधान सभा की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संविधान सभा का निर्माण, उसमें कौन कौन से प्रस्ताव, उसके चुनाव और उसकी बैठकों के बारे में बात की थी। उन सब से आगे हम आज इस भाग 2 में बात करेंगे। तो चलिए इस भाग 2 की हम आज शुरुआत करते हैं। भाग 2 की शुरुआत हम करते हैं महत्वपूर्ण समितियों से। वैसे तो कुल संविधान सभा में 13 समितियां बनाई गई थी, लेकिन उनमें से जो प्रमुख समितियां हैं, हम उन सब की ही बात करेंगे आज। जो समितियां एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संघीय समिति की। मतलब जो केंद्र सरकार या जो सेंट्रल लेवल से संबंधित जो भी समितियाँ थी, वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। जैसे संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, मतलब केंद्र सरकार से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वो जवाहरलाल नेहरू लेंगे, और राज्यों के साथ सम्मति के लिए जो समिति बनी थी वो भी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आती है। और फिर उसके बाद प्रांत से लेवल, यहाँ हमने सेंट्रल लेवल की बात की, जैसे संघीय संविधान समिति। अब हम देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति, जो कि सरदार वल्लभ भाई के अंतर्गत थी। तो हमने यहाँ देखा संघीय से संबंधित जो भी समिति होगी उसके हेड जवाहरलाल नेहरू होंगे, और प्रांतीय संविधान समिति के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भी इनके अंतर्गत जो समितियाँ थी, जिसमें से अधिकतर तो सलाहकार ही समितियाँ थी, जैसे मूल अधिकार से संबंधित सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति, बाह्य क्षेत्र और बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित जो सलाहकार समिति है, वह सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत आती है। और राष्ट्रीय ध्वज और संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो समिति है और एक संचालन समिति, ये दोनों समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत आती है। वैसे हमने देखा कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था और उनकी बैठकें हुई थी, तो हमने देखा था उस बैठक में जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, जिसे संविधान की रूपरेखा भी कहा जाता है, वह लाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। और एक और बड़े नेता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और एक और थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 4 बड़े नेता हैं। तो महत्वपूर्ण समितियों में भी इन चारों का ही नाम रहेगा, आप ये ध्यान रखें। वैसे कुछ और भी उप समितियाँ थी, जो यहाँ सलाहकार समिति है, उन सब की एक उप समिति थी। जैसे मूल अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक से संबंधित जो उप समिति थी उसके थे HC मुखर्जी, और बाह्य और बहिष्कृत
क्षेत्र से संबंधित जो उप समिति थी उनके अध्यक्ष थे A.V. हक्कर। वैसे तो उप समितियों के सवाल इतने नहीं आते, लेकिन जिन जिन के आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, या जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन सब का मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है कि कौन कौन सी समितियाँ हैं। अब वैसे दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक तो प्रथम प्रारूप बना था और एक मुख्य प्रारूप बना था। उस प्रथम प्रारूप के जो अध्यक्ष थे वो B.N. राव थे, जो कि अपने संविधान सभा में सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया था। और दूसरी जो मुख्य प्रारूप थे उसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी मुख्य प्रारूप के अध्यक्ष को वापस यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में वापस उनको बनाया गया। इससे संबंधित काफ़ी सवाल आते हैं कि प्रथम समिति और मुख्य या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहाँ B.R. अंबेडकर के साथ 6 व्यक्ति और थे। वैसे इनका नाम कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप ज़रा इनको ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला नाम पता ही है, जो अध्यक्ष थे B.R. अंबेडकर। दूसरा नाम गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनको याद करने की जो ट्रिक है मैं वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। फिर चौथे थे K.M. मुंशी। पांचवें थे B.L. मित्र, जिनकी तबीयत खराब होने के कारण उनकी जगह आए थे N. माधवा राव। और छठे थे D.P. खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह आए थे D.T. कृष्णमाचारी। और सातवें थे सईद मोहम्मद सादुल्ला। अब दोस्तों इसमें एक तो ये तो आपको याद ही होगा कि जो इनके अध्यक्ष थे, और 2 और 3 में दोनों में स्वामी हैं, तो ये आप याद रखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक थे K.M. और एक थे B.L. तो K.M. से K.M. मुंशी और B.L. से B.L. मित्र। B.L. की जगह आ गए N और D.P. की जगह आ गए T.T. तो D.P. की जगह आ गए T.T. तो D.P. खेतान की जगह आ गए T.T. कृष्णमाचारी और B.L. मित्र की जगह आ गए N. माधवा राय। और लास्ट वाला नाम है, आप चाहे इसे याद करो या ना करो, और हमने अक्सर देखा है कि हम जिस चीज़ को छोड़ देते हैं वही हमें याद रहता है। तो ये थे सैयदी मोहम्मद सादुल्ला। 2 स्वामी, एक K.M. एक B.L. फिर B.L. की जगह N, D.P. की जगह T.T. और सैयदी मोहम्मद सादुल्ला। तो ये थी प्रमुख जो समितियाँ थी उनके बारे में हमने बात की थी। जो भी सेंट्रल लेवल से संबंधित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो भी सलाहकार समिति थी जो कि मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, बाहरी बहिष्कृत, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राष्ट्रीय ध्वज और संचालन समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। फिर हमने प्रारूप समिति के बारे में देखा। अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमने यहाँ देखते हैं कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि उसकी 3 बैठकें होती है, पहली, दूसरी और अंतिम। उन सब बैठकों में कुछ निर्णय लिए जाते हैं। उन निर्णयों के अलावा यहाँ कुछ और भी निर्णय लिए गए थे।
हम इनके बारे में अब यहाँ देखते हैं। तो ये तो सबको पता ही है, 15 अगस्त 1947 भारत पाक दोनों अलग हो गए। अब वहाँ हमने देखे थे, वहाँ मेंबर थे 389, जो कि आगे जाके 296 और 93 में बदल गए थे। 296 तो थे ब्रिटिश भारत से और ये थे देसी रियासतों से, ये हमने देखा था। उसी प्रकार ये जो 389 या 389 मेंबर थे, यह संविधान सभा के निर्माण के समय थे, जब भारत आज़ाद हुआ और जब संविधान सभा पूरी बन के तैयार हो गई और भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो सदस्य थे वो बने थे 299। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो सदस्य कितने थे? 299। और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो सदस्य कितने थे? 389। और यहाँ 299 में से वही 229 तो ब्रिटिश भारत से और 70 देसी रियासतों से। वहाँ थे 296 ब्रिटिश भारत से, यहाँ 299, माफ़ कीजिएगा, वहाँ थे 296 और यहाँ थे 229। वहाँ थे 93 देसी रियासतों से और यहाँ थे 70 देसी रियासतों से। तो ये हमने यहाँ देखा। और आगे जाके इन 299 में से भी 284 मेंबर ने ही अंतिम रूप से यहाँ साइन किए थे। कुछ की तबीयत हो गई खराब, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, कुछ अलग हो गए, कुछ भारत पाक के कारण इधर उधर हो गए। तो टोटल मिला के 299 तो थे सदस्य, जिनमें से 284 ने साइन किया था। अब उनमें से एक यह क्वेश्चन 1-2 बार एग्ज़ाम में आ रखा है, इसलिए लिखा है, जेपी नारायण और तेज बहादुर स्प्रू। जेपी नारायण और तेज बहादुर स्प्रू, इन दोनों ने संविधान, जब आज़ादी के समय यह भी संविधान सभा के सदस्य थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि, और इनमें से तेज बहादुर स्प्रू का कहा जाता है उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए अपन को मेन ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। फिर 22 जुलाई 1947 तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता अब दी गई 22 जनवरी 1950 को। फिर 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करने लग गई और उनके पहले अध्यक्ष बने थे जीवी मावलकर। ये ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा ने विधान मंडल के रूप में अपना कार्य स्टार्ट किया, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे जीवी मावलकर। यह तो एक बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। और इसमें कुल 12 महिला सदस्य थी, जो 284 ने साइन किया था, उसमें से 12 महिला सदस्य थे। और फिर संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस पे 284 मेंबर्स ने साइन किए थे। और इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं आज भी। 26 नवंबर को 1949 को संविधान दिवस मनाया गया था और उसी दिन से हम
हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान तैयार हो गया था और इस दिन लागू भी हुआ था। लेकिन इस दिन कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है या महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको ही लागू किया था। वो टोटल 15 थे। अब जिनकी संख्या हमें एक बार देखनी है। आर्टिकल 5 से 9 जो कि नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 60 जो कि राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। फिर आर्टिकल 324, 368, 368, 379, 380, 388, 391, 392, 393। मैं इनको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ। आप बस इसमें ये ध्यान रखिए, संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। इस दिन 15 आर्टिकल लागू किए गए, तो बाकी के लागू अब हुए। बाकी के दोस्तों लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को शेष संविधान लागू हुआ था। तो हम यहाँ पे इन 15 अनुच्छेदों की बात करते हैं। 5 से 9, 5, 6, 7, 8, 9 ये याद रखने। फिर 8 आ गया सीधा, 5, 6, 7। ये अगर आप भी नोट्स बना रहे हो तो आप इनको इस सीक्वेंस में ही लिखिएगा। ये आपको अलग अलग दिखेंगे तो ये आपको इजीली याद होंगे। तो मैं आपको इनको याद अभी हाथों हाथ ही करवा ही देता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, फिर 300 में और 366, 368, फिर 379, 80 और 88, 88, फिर 91, 92, 93। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये अगर हम इनके भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे आर्टिकल 394 आर्टिकल के अंतर्गत हुए थे लागू। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो टोटल मिला के हो गए 16। नहीं, जब इन सब को लागू किया गया तो 394 स्वतः ही लागू हो गया। जब इन सब को लागू किया गया तो 394 आर्टिकल स्वतः ही लागू हो गया। इस 394 आर्टिकल में यही लिखा हुआ था कि इस दिन ये 15 अनुच्छेद लागू किए जा रहे हैं जो ये है। और तो ये सब लागू हुए तो ये स्वतः ही लागू हो गया, तो इसको काउंट नहीं किया जाता, ये 15 ही काउंट किए जाते हैं। तो हम अब इससे आगे और देखते हैं। फिर 1952 में संसद का गठन हो गया। 1952 में संसद का गठन हो गया और जब संविधान सभा समाप्त हो गई। यहाँ हमने ऊपर देखा था 15 अगस्त 1947 को तो संविधान सभा ने विधानमंडल के रूप में कार्य किया। फिर 1952 के बाद संसद का गठन हुआ और संविधान सभा समाप्त हो गई। यह एग्ज़ाम में भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा कब समाप्त हुई, तो 1952 में, क्योंकि 1947 में तो उसने विधान मंडल के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया था।
अब हम कुछ संविधान सभा में जो एक्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो भी इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और वो किन्हीं छोटे छोटे एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं, कभी बड़े एग्ज़ामों में भी आए हुए हैं। ये सवाल तो अक्सर पूछा जाता है कि संविधान को बनने में इतना समय लगा। तो आप बस ये याद रखिएगा 2/11/18 2 साल 11 महीने 18 दिन 2/11/18 यह टाइम संविधान को बनने में लगा। 2/11/18 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसका प्रतीक माना जाता है हाथी को। यह भी एग्जाम में आ चुका है कि संविधान सभा का प्रतीक क्या है। संविधान का प्रतीक नहीं, संविधान सभा का प्रतीक क्या है। और यह हस्तलिखित था पूरा, जिसको इंग्लिश में तो लिखा था प्रेमचंद रायजादा ने और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। यह संविधान की यहाँ पे हो रही है बात। यह इंग्लिश में लिखा था प्रेम विहारी रायजादा ने और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। फिर इसकी सजावट की थी, एक तो की थी बोस ने और एक की थी सिन्हा ने। बोस से था वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ये अभी संसद के पुस्तकालय में है और एक हीलियम गैस से बने हुए बॉक्स के अंदर है। वो हीलियम गैस इसलिए है ताकि वो बुक खराब ना हो। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब मैं एक और आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा ने एज ए विधान मंडल काम किया। तो 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 1950 जब तक संविधान बनके पूरा लागू नहीं हो गया था, अब तक भारत एक डोमिनियन देश रहा था, या डोमिनियन स्टेट रहा था, सॉरी देश नहीं, एक डोमिनियन स्टेट रहा था। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत डोमिनियन स्टेट अब तक रहा था और उसमें ये ईयर दे सकते हैं, ये मतलब ये दिनांक भी दे सकते हैं और ये ईयर भी पूछ सकते हैं। और भी इसमें है कुछ। स्वतंत्र भारत के पहले जीजी मतलब गवर्नर जनरल, भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले जीजी थे लॉर्ड माउंटबेटन। हम इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनका खूब आता है नाम, लॉर्ड माउंटबेटन। यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। यह पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब हम इससे आगे देखते हैं। और तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था वो था मूल संविधान, और जो अभी संविधान है उसको बोलते हैं वर्तमान संविधान। जो मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 22 तो थे भाग, 395 थे आर्टिकल या अनुच्छेद और 8 थी अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल। और वर्तमान जो अभी संविधान है यहाँ पे इसमें भाग है 25, इसमें 4 भाग और ऐड हुए 4A, 9A, 9B, 14A, 4A, 9A, 9B और 14A। तो ये टोटल मिला के होते हैं 26, 22 और 4 26,
लेकिन जो 7वां भाग है वो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया था। जो 7वां भाग है वो 7वें संविधान संशोधन से हटा गया था। तो -1 पीछे बचे 25। फिर इसमें अभी अनुच्छेद पहले थे 395, अभी हो गए 460। अब 460 अनुच्छेद हो गए, पहले थे 395। और पहले अनुसूचियाँ थी 8 और अब हो गई 12 अनुसूचियाँ, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। और ये एक और बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के आधार पर ही संविधान का निर्माण हुआ था। इसलिए संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन अब हर एग्ज़ामों में तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अभी पूछ ले तो ध्यान रखना। संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, या इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। और इन्हें एक और उपाधि दी गई थी, वो थी आधुनिक अनु। एक पहले अनु हुए थे जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। उसके अंतर्गत यही बताया गया था कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए, उसके क्या नियम होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए। और अब हमारे इस वर्तमान भारत में इन्होंने संविधान बना के ये बताया कि इसमें आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन्हें आधुनिक अनु भी कहा जाता है। और अभी हमने पहले देखा था कि 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ था। नहीं, संविधान बन के तैयार हुआ था, और उस टाइम हमने 15 अनुच्छेदों को लागू किया था, लेकिन बाकी का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्यों हुआ था? तो वो इस दिन उन्होंने संविधान बनाया, ये उस दिन भी तो उसे लागू कर ही सकते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने, ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1931 में, वो उन्होंने 26 जनवरी 1931 को वहाँ पे एक जनता को संबोधित किया था, और वहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो इस डेट की महत्वता को रखने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुका था। इस दिन पूरा बनके हो गया था तैयार, लेकिन उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कहाँ की थी? लाहौर में की थी। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। संविधान सभा का वाचन यानी रीडिंग, जब संविधान बन के तैयार हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1949 से पहले जब बन के तैयार हुआ था, तो संविधान सभा ने बोला कि भाई हमें इसको बताओ, आपने इसमें क्या क्या बनाया है, इसमें आपने क्या क्या ऐड किया है। तो उसकी रीडिंग हुई थी। सारे संविधान सभा वाले इकट्ठा हो जाते और एक आदमी बोल के उसको पूरा हट के ये उसको सुनाता। ये उसकी रीडिंग हुई थी। तो उसकी पहली रीडिंग हुई थी 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर तक, मतलब उन्होंने पहली रीडिंग में पूरा संविधान उन्होंने एक साथ पढ़ लिया, पूरा का पूरा, कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये। फिर दूसरी रीडिंग उन्होंने ये रखी कि अब हम इस संविधान को
सेगमेंट वाइज या क्लॉज वाइज पढ़ेंगे। उस क्लॉज वाइज पढ़ने के बाद उसकी डिस्कशन के साथ उसकी वोटिंग होगी और हम उसमें यह तय करेंगे कि इस सेगमेंट या क्लॉज को संविधान में होना चाहिए या नहीं। तो यह सेकंड रीडिंग हुई थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। पूरा लगभग 1 साल का हमें लगा था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1950। कोई पूछ ले इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि इसमें क्लॉज वाइज या सेगमेंट वाइज इसकी रीडिंग हुई थी और साथ में डिस्कशन के साथ इसकी वोटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि कौन से क्लॉज को संविधान में रखना है या कौन से क्लॉज को नहीं रखना है। इसलिए इसमें काफ़ी हमें लगा। और जो तीसरी रीडिंग थी वो आखिरी रीडिंग थी। इसमें उनको यह तय करना था कि भाई जो संविधान बन गया है, हमने जिसको ऐड करना था किया, जिसको हटाना था हटाया। अब उसके बाद एक बार उसको पूरा वापस पढ़ के हम ये निर्णय लेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है। तो यह स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर। 14 नवंबर से 26 नवंबर हमने ये स्टार्ट किया। पहला 4 नवंबर, सबसे आखिरी वाला 4 के आगे 1 जोड़ दो 14 नवंबर। फिर 14 में से एक और ऐड करो तो 15 नवंबर को दूसरी रीडिंग। फिर यहाँ पे 9 नवंबर, 4 से 9, 15 से 17, 14 से 26। बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पूरे ये लगभग 1 साल का समय लगा था। बाकी इनमें तो साल वापस यही है 1948, 1948, यहाँ 1949, 1949। बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 1 साल का गैप है। ठीक है। और एक और बात इसमें, ये वैसे एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता, जानकारी के हिसाब से लिख लो। संविधान बनाने से पहले, मतलब जब उन्होंने संविधान बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने उसका एक अच्छा प्रारूप बना के उसको 8 महीने के लिए उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भी रखा था, ताकि उसमें जनता क्या बदलाव करना चाहती है वह भी किया जा सके। वैसे ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसे ही मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो फिर उसके बाद में ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे जो भी ये वो राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मतलब ये मुख्यतः पूछा जा सकता है। हमने दोस्तों जो पहले भाग में हमने बात की थी कि राजस्थान वैसे उस समय इसी रियासतों में से आता था और वो उस समय टोटल 93 ऐसी रियासत थी। हमने उस टाइम देखा था 389, ये तो यहाँ पे थे 296 और 93 थे। इसमें ये राजस्थान आता था। ठीक है। तो उस राजस्थान में से कौन कौन से सदस्य थे तो जो संविधान सभा में आए थे, ये यहाँ से मनोनीत होके गए थे। तो कौन कौन से थे सदस्य जो वहाँ आए थे, चलिए बात करते हैं इसकी। पहले थे V.T. कृष्णमाचारी जयपुर। एक हमने प्रारूप समिति में पढ़ा था DP की जगह TT, ये वो नहीं है, ये अलग है। V.T. कृष्णमाचारी ये आए थे जयपुर से। फिर दूसरे थे हीरालाल शास्त्री, ये भी थे जयपुर से।
फिर दूसरे थे हरदार सिंह, ये थे खेतड़ी से। फिर जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से। यह उस समय वहाँ के राजा थे, दलेल सिंह कोटा। फिर गोकुल लाल असावा साहबपुरा भीलवाड़ा से। फिर माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। हम जब राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल पढ़ते हैं तो इन दोनों का नाम वहाँ भी आता है। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से। ये तो पता ही है, मतलब मैं खुद जोधपुर से हूँ तो मुझे ये नाम अच्छे से याद रहता है। फिर लास्ट अजमेर मेरवाड़ा, जो कि राजस्थान का कमिश्नरी क्षेत्र था, वहाँ से थे मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर में अंग्रेज़ों का जो राजस्थान में जो हेड था वो अंग्रेज़ में था, तो उसके सिर पे ये मुकुट पहना हुआ था, तो वो थे मुकुट बिहारी भार्गव। जोधपुर में JNVU है, जो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, तो यहाँ से जय नारायण व्यास जोधपुर से। ये दोनों हमने राजस्थान के प्रजामंडल में इनका भी आता है नाम। तो माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता दोनों उदयपुर से। शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुल लाल असावा, यह कोटा के राजा थे। अलवर ये कोटा के जो राजा थे वहाँ से थे दलेल सिंह। फिर अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय, भरतपुर से राय बहादुर, बीकानेर से जसवंत सिंह, खेतड़ी से सरदार सिंह, जयपुर से दो बंदे थे, VT कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री। ये दोस्तों आज की वीडियो थी जिसके अंतर्गत हमने ये बात की, और आज इसी के साथ संविधान सभा पूरी हो जाती है। संविधान सभा आज पूरी हो जाती है। हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से मतलब जो भी अगली आएगी वीडियो आएगी उसमें। और ये संविधान सभा मैंने 2 लेक्चर में पूरी कर दी। मैंने इसमें वही चीज़ों को रखा जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी आगे उनको बताइए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।